गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो आज का पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट 75 इंडिया सबमरीन्स। तो P75 आए, इसका मतलब है प्रोजेक्ट 75 इंडिया सबमरीन्स। तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने RFP निकाला है सबसे पहले एक्विजिशन प्रोग्राम का, जो कि P75 आई के अंदर की जाएंगी। मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 सबमरीन्स जो हैं वो इंडिया प्रोक्योर करने वाला है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, पहला एक्विजिशन प्रोग्राम होगा इस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें सबसे पहले जो सबमरीन खरीदी जा रही हैं जो बनवाकर, वो माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है वो बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की होगी। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट 75 इंडिया है क्या? P75 आई का मतलब है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। तो इसमें कहा है कि हमने 6 मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन्स बनानी है, जिसमें मॉडर्न इक्विपमेंट लगे हों, वेपन सेंसर्स हों, एडवांस टॉर्पीडोज हों। टॉर्पीडोज क्या होता है, जो आपने देखा होगा ना कि जो हमारी सबमरीन्स होते हैं उसमें से जो अंडर वाटर ही मिसाइल सा निकलता है दूसरी सबमरीन को या शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, तो वही होते हैं टॉर्पीडोज। तो मॉडर्न मिसाइल, स्टेट ऑफ द आर्ट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लगी होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये एक तरह से आप कह सकते हो कि टेंडर निकाला है जैसे। ठीक है, तो इसको जो है पहला जो प्रोजेक्ट का जो पहला पार्ट है वो ये 2 कंपनीज जो हैं ये प्राइवेट, एक तो हमारी तो ये जो है ये तो स्टेट यूनिट है। ठीक है, दूसरी जो ये प्राइवेट कंपनी, ये दोनों मिलकर बनाएंगे इसको। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो हमारी इंडिजिनस जो है इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, सबमरीन बिल्डिंग और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को। फिर इससे रिलेटेड जो एंसिलरी इंडस्ट्री है, जैसे MSMEs, जैसे समझ लो स्टील चाहिए होगा, छोटी छोटी चीज़ें जो चाहिए होती हैं इसको बनाने के लिए, उनको भी बूस्ट मिलेगा MSME को। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, और ये जितनी भी आपकी क्रिटिकल इक्विपमेंट और सिस्टम्स हैं, ये सारे हमारी इंडस्ट्री जो है वो खुद ही बनाएगी। तो उसको जो है वो हमारी तरफ, हमारी शिप बिल्डिंग और जो सबमरीन बिल्डिंग की इंडस्ट्री है उसके लिए सेल्फ रिलायंस का एक तरह से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ठीक है, हमारा ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव यही है ना कि हम एक तरह से सेल्फ रिलायंट हो जाएं डिफेंस इक्विपमेंट के कंटेक्स्ट में। तो आप देख रहे हो पिछले कुछ टाइम से, खासकर पिछले 1-2 साल से, तो बहुत ही ज़्यादा हम जो है इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो इवन बड़े से बड़ी चीज़ें, जो सबमरीन जैसी जो चीज़ है, वो भी अब हम खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। प्रोजेक्ट 75 India submarines. So, Ministry of Defense has issued request for proposal for the first acquisition program under this project 75 India submarine. This project is named as 75 India. Okay, so this project is basically a project to acquire 6 AIP fitted conventional submarines. Okay, and this project has been awarded to Messrs Mazagaon Dock Shipbuilders Limited and Messrs Larsen and Tubro. Okay, so the project will cost over 40,000 crore rupees. This project basically aims to construct indigenously developed submarines, conventional submarines. They will be modern, equipped with modern equipment and weapon systems such as torpedoes, missiles, etc. And this will help us to build our indigenous defense industry, submarine industry or shipbuilding industry. It will also help our MSMEs who will be supplying ancillary products for the which will be required for the construction of these submarines. This is a very important step of Indian defense industry towards self-reliance. Okay, so now let us see the next topic, which is Commission for Air Quality Management. तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल को जो है वो 2000 जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे इसी मानसून सीजन में। ठीक है, तो ये जो बिल है, आपको पता नहीं, ऑर्डिनेंस आया था लास्ट ईयर। ठीक है, जो मार्च में एक्सपायर हो गया था ऑर्डिनेंस, तो इसलिए अब इसको बिल लेके आए हैं। और ये बेसिकली जो हमारा NCR रीजन में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे पहले तो आपको पता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी EPCA जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बना दी थी 2017 में। उसको ओवरराइड करने के लिए ये प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया था अक्टूबर में, आई थिंक एंड ऑफ द अक्टूबर का आसपास का टाइम था। फिर ये जो ऑर्डिनेंस था ये कोलैप्स हो गया था, बिकॉज 6 महीने ही रहता है एक ऑर्डिनेंस। ये मार्च में ख़त्म हो गया था, उसी के लिए ही जो है ये बिल लेके आया जा रहा है ताकि इसको जो है
एक अथॉरिटी बनाया जा सके। अब जो है फार्मर्स के भी कुछ जो है फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उनके भी कुछ इश्यूज थे, तो उनको भी अकोमोडेट कर लिया गया है। पहले जो आपका ऑर्डिनेंस था उसमें क्रिमिनल एक्ट बनाया था कि स्टबल बर्निंग जो है वो क्रिमिनल एक्ट होगा, और जो अगर कोई फार्मर ऐसा कर रहा है तो उसको जेल हो सकती है। तो फार्मर्स के साथ बातचीत करने के बाद गवर्नमेंट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, और जेल तो नहीं लेकिन फिर भी इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन फी उनको पे करनी पड़ेगी अगर वो स्टबल बर्निंग करते हैं तो, ठीक है। अब इसके कमीशन के फंक्शंस क्या होंगे जो ये कमीशन बनाया जा रहा है? कोऑर्डिनेट करना एक्शंस जो स्टेट गवर्नमेंट जो एनसीआर रीजन में है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जहां पर खासकर ये स्टबल बर्निंग होती है और फिर पॉल्यूशन का इशू आता है, ठीक है। आपको पता है ना, अक्टूबर नवंबर के आसपास ये इशू आ जाता है, जब भी विंटर्स आने लगती हैं तो स्टबल बर्निंग होती है, तो एनसीआर रीजन में जो है वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में प्लान्स को और उसके लिए प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए वो भी इसके अंदर ही पार्ट है। एनसीआर जो है इसी कमीशन का रोल होगा, ठीक है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना और स्पेशल वर्क फोर्स की ट्रेनिंग करवाना, ताकि एयर पॉल्यूशन से कैसे डील करना है उसके लिए उनकी ट्रेनिंग कराना, ये सारे काम जो है, ये फंक्शन जो है ये कमीशन ही करेगा, ठीक है। अब कमीशन की पावर्स क्या हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना जिससे एयर क्वालिटी ख़राब हो सकती है, और इन्वेस्टिगेट करना और रिसर्च करना कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो एयर क्वालिटी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर कोड्स और गाइडलाइंस डेवलप करना ताकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, और ऐसी डायरेक्शंस को इशू करना जिससे इंस्पेक्शन की जा सके, टाइम टू टाइम रेगुलेशन की जा सके, ताकि जो है कोई भी एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना करे, ठीक है। फिर ये इन्वायरमेंट कंपनसेशन भी कलेक्ट करेगी यही अथॉरिटी, ये कमीशन ही अथॉरिटी जो होगी बेसिकली यही कलेक्ट करेगी कि जो फार्मर्स अगर स्टबल बर्निंग कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो ये उनसे जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फ़ी जो है वो कलेक्ट की जाएगी, ठीक है। और जो भी ये कोई अगर और ये सोल अथॉरिटी बना दिया ना इनको, ठीक है। अब जो भी ऑर्डर्स पास करेंगे वो पावरफुल इतने होंगे कि वो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स, सीपीसीबी, स्टेट के पीसीबी या स्टेट लेवल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ अगर कोई ऑर्डर पास किया है और इनका कोई ऑर्डर है तो इनका ऑर्डर प्रिवेल करेगा एज कम्पेयर टू इन अथॉरिटीज़ का जो नीचे मेंशन की हुई है। अब इसका कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है? चेयरपर्सन होगा एक, ठीक है। फिर एक ऑफिसर होगा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का, ठीक है, जो कि मेंबर सेक्रेटरी होगा। एक सर्विंग या फिर फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। 3 इंडिपेंडेंट टेक्निकल मेंबर्स भी होंगे और 3 मेंबर्स होंगे जो एनजीओस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब टेन्योर हर मेंबर का 3 साल तक का होगा, या फिर अगर वो 70 साल के हो जाएंगे, जो भी पहले होगा वो तब रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब क्या होता है कि बाय पोजीशन आपको इस किसी भी ग्रुप की मेंबरशिप मिल रही है तो उसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल बी एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्सन उस सीट पर बैठा है, जो उस पोजीशन पर बैठा है, वो उस पोजीशन की वजह से उसका मेंबर बना है, ना कि वो एज एन इंडिविजुअल उसका मेंबर बना है। तो एक्स ऑफिशियो मतलब आउट ऑफ ऑफिस उसकी मेंबरशिप डिसाइड हो रही है। जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो ऑटोमेटिकली उसका मेंबर हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी जो हैं वो इसमें डाले जा रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ लोग, फिर कुछ टेक्निकल मेंबर्स जो सीपीसीबी में से या इसरो में से और नीति आयोग में से होंगे, फिर कुछ सर्टेन मिनिस्ट्रीज के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर डाले जाएंगे, ठीक है। So now let us see this topic in English. Commission for Air Quality Management. So the issue of air pollution in NCR region is well known to us. It happens during the November and October-November period each year. So in 2017, the Supreme Court appointed and basically created a EPCA, Environmental Pollution Control Authority. So it was an overarching authority. It had powers over all these bodies which were controlling air pollution issue in the NCR region. So to override that EPCA, which was created by the Supreme Court in 2017, the central government last year in October, it brought an ordinance and it created a commission for air quality management. And this ordinance collapsed in March 2021, just because that an ordinance can only last for 6 months. So this ordinance collapsed in March.
So that's why the Ministry of Environment wants to bring a bill on this and it will introduce this bill into the parliament in this monsoon session. So the earlier ordinance, which was based upon this same bill, it criminalized the act of stubble burning by farmers. But since the farmers are protesting, the government is negotiating with them. They had a demand of decriminalizing this act of stubble burning. So the government has accepted that demand, and it has withdrawn that clause which provided for the jail time of farmers in case they are involved in stubble burning. So now this jail may have been dropped now, but environmental compensation fee will be levied on such farmers who are found to be involved in stubble burning. Okay, so this commission will function. The functions of the commission are coordinating actions taken by concerned state governments. So these state governments who are responsible or who are involved in the air pollution activities in NCR region, they will be coordinated. They will be coordinating with this commission, and this commission will plan to prevent and control air pollution in the NCR region. It will develop a framework for identification of air pollutants. It will conduct research and development with technical institutions so as to develop that plan. It will create a special workforce, and it will train it so that issues related to air pollution can be tackled. So this commission will have several parts, such as restricting the activities which are degrading the air quality in NCR region. It will also investigate and conduct research related to environmental pollution. It will also prepare guidelines and codes so that air pollution can be controlled. It will issue directions with respect to inspections or regulations which will be conducted around the NCR region, and all these regulations will be binding on the person or authority which upon which these regulations are imposed. This commission will also collect environmental compensation fee from farmers who are found to be causing pollution by the act of stubble burning. This commission will have the sole authority with jurisdiction over matters which are defined in this bill. And in case of any conflict between any state authority or CPCB or any other authority dealing with this air pollution issue in the NCR region, the orders of this particular commission will prevail over the orders of any other authority. Okay, so this will be composed of chairperson, officer, and all this. It's just, you can just read it. And this composition of these members, these members will have a tenure of 3 years or till the age of 70 years, whichever is earlier. Okay, so certain ex officio members have also been accommodated in this commission. So an ex officio member means just because you are occupying the position or the office, you become a member of this particular commission. Okay, so by this membership of yours is dependent upon the office that you are occupying and not as an individual. Okay, so like if I say the Minister of Railways will be a member of this particular commission, then it means that anyone who is the Minister of Railways will be a member just because he is occupying that position. Okay, so now let us see the next topic, which is extreme weather events. So वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बोला है कि राइजिंग टेम्परेचर जो है उसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं. ठीक है, वो एक तरह से उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लिंक किया है इसके साथ, और हमारी फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है. ठीक है, तो 2021 में आपने देखा है ना, बहुत ही अजीब से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले हैं. जैसे यूएस और कनाडा में हमने वो हीट डोम का कंसेप्ट देखा था ना, कि 47 डिग्री 49 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था, जहां पर कभी इतना टेम्परेचर जाता ही नहीं था. ठीक है, फिर रीसेंट फ्लड्स जो जर्मनी में आए हैं, जो उनके 30 दिन में जितनी बारिश होती थी उतनी 2 दिन में उतनी बारिश हो गई वहाँ पर, उसकी वजह से वहाँ पर फ्लड्स आ गए. हमारे इंडियन ओशन में भी साइक्लोन्स तौते और यास जो हैं इतने सिवियर, वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनकर आए और हमारे वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पर जो है वो तबाही मचाई उन्होंने. फिर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में भी फ्लड्स आए. ठीक है, अभी रिसेंटली तो मार्च में, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा भयानक थे. तो इससे हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है
और चेंजिंग वेदर पैटर्न्स जो है उनके बीच में लिंक है, ठीक है। तो अब जो है इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जो मैंने आपको वैसे बताए भी हैं अभी ऊपर, तो उनको थोड़ा सा इलेबोरेट करके इसमें एग्जांपल्स में दिया गया है, इसको आप पढ़ना। अब ये टॉपिक मैं आपको डिस्कस ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर आपको एक मेंस का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि एस्टैब्लिश अ लिंकेज बिटवीन global warming and changing weather patterns. How can we deal with it, or how we must be dealing with it? Is there any factual information available to establish the fact that there is a link between global warming and climate change, or I'm sorry, climate change and extreme weather events? तो आपको ये सारे जो है फॉर्डर मटेरियल मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप इसको जो है सारा आप लिख सकते हो, एग्जांपल्स भी दे पाओगे कि 2021 में देखो क्या क्या हो रहा है। फिर ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल इनकी स्टेटमेंट दे सकते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ। तो नाउ ये देखते हैं कि इज क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीम वेदर? यस, ऐसा कहा गया है कि हीट वेव्स और एक्सट्रीम जो रेनफॉल है वो अब बहुत ही फ्रीक्वेंट, बहुत ज़्यादा आएंगी और बहुत इंटेंस आएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो बहुत बढ़ चुकी है, 419 पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है हमारे इस 2021 मई के ही सीज़न में, ठीक है। और कहा जा रहा है कि हाई टेम्परेचर्स और हीट वेव्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ती ही जा रही हैं, ठीक है। फिर सबसे बड़ा एक और ख़तरा है कि जो हमारे अर्थ के पोल्स हैं वहाँ पर 2 से 3 गुना जो है वो टेम्परेचर राइज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। उससे क्या हो रहा है, जो जेट स्ट्रीम्स चलती हैं वो वीक हो रही हैं। जब वो जेट स्ट्रीम्स वीक हो जाएंगी यूरोप के ऊपर जो चलती हैं, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर सिवियर और लॉन्ग लास्टिंग स्टॉर्म्स आएंगी जिससे कि जिसकी इंटेंसिटी भी बहुत हाई होगी, ठीक है। अब क्या है, एक हमारे इंडियन ओशन के लिए भी प्रॉब्लम है। इंडियन ओशन जो है वो खासकर जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है वो बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है। उससे हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंट और इंटेंस साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं, ठीक है। तो ये वेदर पैटर्न्स के बीच में और जो है क्लाइमेट चेंज के बीच में डायरेक्ट लिंकेजेस आपको एस्टैब्लिश आप दिख रही हैं, तो ये आप अपने आंसर में लिख पाओगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल हैज सेड दैट राइजिंग टेम्परेचर्स कैन हैव फार रीचिंग consequences and it will definitely impact our food security, health, environment and sustainable development. So as we have seen in 2021, we have seen extreme weather events ranging from high temperatures in Canada and United States. We have seen that temperatures reached almost 49 degrees Celsius in some parts of Canada and United States because of the so-called heat dome. Okay, and similarly, high intensity storms ravaged some parts of Germany, and it led to floods in that region. Almost the rainfall which was witnessed in an entire month earlier, it uh, ravaged the some parts of Germany in just 2 days. That much amount of rain happened in Germany, and it ravaged the entire region of some regions of Germany in just 2 days. Okay, similarly we have witnessed similarly we have witnessed cyclones Taute and Yas in on our western and eastern coast, and they were very severe cyclonic storms. And in March also we saw floods in New South Wales which were not normal during that time, and which were very severe, and it affected that region considerably. Okay, so this is evident that there is a strong link between global warming and changing weather patterns. So that's why it is important to understand that global warming is causing extreme weather events, and until we get a grip over global warming by doing something right about climate change, we will not be able to avert the crisis which will be exacerbated by these extreme weather events. Okay, so there are some examples here that I've mentioned. I've already discussed them in brief here also. So these examples you should read this so that you can accommodate these facts in your answer in your mains answer writing. Okay, so now let us see what is this. Is climate change responsible for extreme weather? Yes, of course. Heat waves and extreme rainfall are becoming more frequent and more intense. The carbon dioxide level in atmosphere has crossed almost 419 parts per million in May this year, and
the a very a big concern about Europe is that the Earth's poles are the temperatures at poles are rising 2 to 3 times more than the rise in temperature witnessed at the equator, and that's why the jet stream which prevails over Europe, it is getting weakened, and because of this weak jet stream, we may be able to see more severe and long lasting storms with increased intensity in this European region. Okay, so for us there is also concern because Western Indian Ocean is warming very fast, and it will create more and more frequent cyclones with more intensity, so we will have to cope with that also. So the issue here is that climate change is definitely exacerbating extreme weather events, and these facts support that hypothesis. Okay, so now let us see the next topic, which is carbon market. तो चाइना ने अपनी कार्बन मार्केट को लॉन्च किया है, एक तरह से एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है जिसको हम कार्बन मार्केट कहते हैं, और चाइना का एक मिशन है कि वो कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है 2060 तक। तो कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना आप जो है उसको कंज्यूम भी कर रहे हो, मतलब जितनी अगर आप कार्बन एमिट कर रहे हो तो उसको आप कहीं ना कहीं जो है वो उसको स्टोर भी कर रहे हो, या उसको आप एक तरह से नेट जीरो जैसे हमने देखा था ना कि जितनी आप एमिट करते हो उतनी आप स्टोर भी कर लेते हो या उतनी आप जो एब्जॉर्ब भी कर लेते हो, तो आप कार्बन न्यूट्रल हो। ठीक है, तो चाइना ने वर्ल्ड का अब ये जो है धीरे धीरे, अभी तो नहीं बट अभी तो लॉन्च ही की है इन्होंने, तो धीरे धीरे जो है ये मार्केट जो है कार्बन ट्रेडिंग की जो चाइना ने लॉन्च की है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट बन जाएगी। अभी जो सबसे बड़ी मार्केट वो यूरोपियन यूनियन की है। तो कार्बन मार्केट होती क्या है? अब होता क्या है कि समझ लो गवर्नमेंट पहले कैप सेट कर देती है कि इस साल हमने समझ लो 1000 यूनिट जो है वो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ कि 1000 यूनिट जो है हमने जो है कार्बन एमिशन करनी है। ठीक है, और एग्जांपल में आप ये भी ले लो कि उन्होंने सब यूनिटिंग भी डिफाइन कर दी कि मतलब 20 यूनिट से ज़्यादा जो है वो कोई भी पावर कंपनी जो है वो जो मतलब पावर सेक्टर जो है वो नहीं एमिट करेगा। ठीक है, तो और समझ लो 30 यूनिट से ज़्यादा जो है वो ऑयल एंड पेट्रोलियम सेक्टर जो है वो नहीं एमिट करेगा। तो इन केस जो पावर सेक्टर है उसने 20 की बजाय अगर सिर्फ 15 यूनिट जो है वो एमिट किया, तो उसके पास 5 और करने का राइट है ना कि वो कर सकता है इस साल। तो वो 5 को या तो एमिट करे, और या फिर अगर उसने नहीं किया तो वो 5 जो बचे हैं उसके जो उसके राइट है वो उसको किसी और को बेच सकता है। ठीक है, तो एनर्जी वाला आप सेक्टर ले लो, जैसे जैसे हमने कह रहे थे ना कि ऑयल का जो है एनर्जी सेक्टर, उनको कहा है कि आप 30 यूनिट तक एमिट कर सकते हो। तो अगर ऐसा हो गया कि उन्होंने 35 यूनिट एमिट कर दिए, तो वो पैसा देकर जो आपके पावर सेक्टर के 5 यूनिट्स बचे थे वो उनसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ट्रेडिंग होती है कार्बन की कि जो जिसने ज़्यादा एमिट कर दिया वो खरीदना पड़ता है उसको उससे जिसने कम एमिट किया। ठीक है, क्योंकि हमारा तो मेन मोटिव क्या है कि 1000 यूनिट से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने कम किया है और किसी ने ज़्यादा किया तो वो आपस में पैसे से डील कर सकते हैं उसको। तो यही होती है कार्बन मार्केट। ओके, तो ये स्कीम वर्क कैसे करेगी? चाइना ने शुरू में तो जो है वो अपने पावर प्रोड्यूसर्स के लिए ही ये मार्केट जो है वो ओपन करी है। धीरे धीरे इसमें और भी जो इंडस्ट्री है उसको भी वो अकोमोडेट करना शुरू करेंगे। तो सिटी ग्रुप ये एस्टिमेट कर रहा है कि इस साल जो है $800 मिलियन के क्रेडिट्स इसमें एक्सचेंज किए जाएंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड $25 बिलियन का ट्रेड होगा इस कार्बन मार्केट में। ठीक है, और धीरे धीरे जो है अभी तो ये 1/3 साइज की है यूरोप की मार्केट की 1/3 साइज की है चाइना की कार्बन मार्केट, लेकिन धीरे धीरे ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट बन जाएगी, बिकॉज आपको पता है चाइना जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन है। ठीक है, so now let us see this topic in English. Carbon market. So China has launched its long awaited emissions trading system because it wants to go carbon neutral by the year 2060. So this has been launched because China is the world's biggest carbon emitter, and now it wants to trade carbon, and that's why it has launched this market. So what happens is the government sets up a cap that this much total amount of carbon emissions we can emit this year. So like I've taken example of 1000 units. So government, the Chinese government in this case specifically, if it says that we are not going to emit more than 1000 units, and it defines and it classifies subuniting, like 20 carbon units can be emitted by power sector,
30 can be emitted by energy sector and all that. So in case one sector outperforms by limiting its carbon emissions, and like I have taken example of power sector, it was allowed to emit 20 carbon units, but it just emitted only 15 units. So it has a power it has a right to emit 5 more, but it does not want to emit. So what it does is it sells these 5 units to some other sector or to some other company in that case, who has emitted more. So for example, this energy sector, it had a right to emit just 30 units, but it had emitted 35 units. So what it will do is it will pay for the 5 units which are emitted by the power sector, which are not emitted by the power sector, and in this way this money transaction will balance out this entire carbon trading system. Okay, so this carbon trading system is basically a market where gas emitters can buy and sell greenhouse gas emission permits or allowances. Okay, so companies which have overperformed, they can sell their carbon credits and have surplus and because they have surplus targets in hand, they can sell to those companies who have failed to comply with the total carbon emission allowed to them. Okay, so now how this system will work basically, China has initially initiated this system for only its power sector company producers, but slowly it will extend this to all other sectors also. And initially Citigroup is estimating that for this year only 800 million worth of credits will be bought by Chinese companies, and slowly by the end of this decade $25 billion will be traded. Okay, so currently this market will be 1/3 the size of European Union, but slowly it will overtake the Europe's market, and it will become the world's biggest carbon credit market or carbon market, which will be located in China. Okay, so now let us see the next topic, which is Stand Up India Scheme. तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को जो है वो 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. ठीक है, तो ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है कि लोन्स दिलवाना कमर्शियल बैंक से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के एटलीस्ट जो है या तो एक शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब बोरोवर को और एक वुमेन बोरोवर को पर बैंक ब्रांच. ठीक है, ताकि वो अपना एक ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज सेटअप कर सके. ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नवा बिजनेस, शुरू से जीरो से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में या फिर ट्रेडिंग सेक्टर में. ठीक है, और अगर जो ओनरशिप है वो किसी कंपनी की है, समझ लो किसी नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है जिसमें बहुत सारे ओनरशिप हैं, तो वो उस कंपनी की ओनरशिप मतलब जो शेयर होल्डिंग है वो 51% उनके पास होनी चाहिए और कंट्रोलिंग स्टेक उनके पास होना चाहिए जो SC या ST है या फिर उनके वुमेन एंटरप्रेन्योर है. ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए भी लोन मिलते हैं और नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़ के लिए भी इसमें लोन दिए जाते हैं. ठीक है, और कंसेशनल रेट्स पर दिए जाते हैं ऑफ कोर्स ये लोन. सिडबी और नाबार्ड जो है वो स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स बने हैं, मतलब कि वो हेल्प करते हैं इनको लोन्स जो है वो अवेल करने में. तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है वो इस स्कीम को एंकर कर रहा है. ठीक है, याद रखना सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री नहीं कर रही है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसको स्कीम को चलाता है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. स्टैंड अप इंडिया स्कीम. This scheme has been extended up to the year 2025. The scheme wants to facilitate loans from scheduled commercial banks for at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise in manufacturing, services or trading sector. So what is this greenfield enterprise? When you start a business from the scratch. Okay, so loans will be provided between the value of 10 lakh to 1 crore rupees, and in case there is no individual ownership, then all those enterprises which will have 51% of shareholding and controlling stake by either an SC or ST or a women entrepreneur, they will be eligible to take these loans
or avail these loans. SIDBI and NABARD will be helping them as stand-up connect centers to avail such loans. Department of Financial Services, Ministry of Finance is implementing this scheme. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.